हमारी आज की यूनिट जो है, जो हम आपको पढ़ाएंगे, दैट इज द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले आपको ये बता दें कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये आपकी क्या काम आती है। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसका सबसे मेन पर्पस यही है कि जो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, इन सभी के ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स। बेटा आपके सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स which have been discovered till now, जो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। प्रॉब्लम ये आई कि 118 एलिमेंट हैं, इनको हम अरेंज कैसे करें। तो इनको अरेंज करने के लिए जिस टेबल को यूज किया जाता है उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसके लिए काफी साइंटिस्ट आए वन बाय वन। शुरू में जैसे लोएसियर आया, जिसने सिर्फ ये कहा कि जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उसको दो ही कैटेगरी में चलो डिवाइड कर देते हैं, इधर द मेटल्स और द नॉन मेटल्स, मेटल या नॉन मेटल्स। लेकिन इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं एलिमेंट्स की। तो इसीलिए जो ये साइंटिस्ट था लेवेसियर, इसकी इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद और भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जैसे न्यूलैंड क्लासिफिकेशन आ गई, उसके बाद जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीज आप पहले ही +1 में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगी तो आप मेरे से बीच बीच में पूछ लेंगे। फिलहाल जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो आज हम याद करते हैं। दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो बेस बना, इसमें जो एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया, दैट इज द साइंटिस्ट, दैट इज द बोहर्स। तो इसलिए इसको बोहर्स टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ जो एटम था, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट थी आपकी, उसके अंदर आपने बोहर्स मॉडल की कुछ बातें पढ़ी थी। उन्हीं बातों को यूज करते हुए ही इस पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कहा गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के सभी एलिमेंट्स को हम 18 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स, और टोटल हम 7 पीरियड्स बना देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ग्रुप्स होते क्या हैं। आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, देखो आपने जब भी आप अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलते हैं, तो उसके जब भी आप फर्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि देखो देयर आर सम वर्टिकल। बताओ वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम होते हैं या रोज होती है? बताओ बेटा शाबाश। कॉलम। हाँ, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। दीज आर 18 इन नंबर। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे 6, ये 7, फिर 8, 9, 10, ऐसे 18 तक आपके टोटल ये वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे। 16, 17 एंड द 18। अब जितने भी ये वर्टिकल कॉलम्स जो बने, इनको क्या कह दिया गया? दीज आर दी ग्रुप्स। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल रोज भी आ जाती है। देखो दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज, दैट इज द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में बोलो कौन सा एलिमेंट है? इधर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इधर आपको मिलेगा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, और कोई भी बीच में एलिमेंट नहीं है। दैट इज द पीरियड नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता आपका सेकंड पीरियड। देखो इसको फर्स्ट पीरियड ही क्यों कहा जाता है? अपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट थी, उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखनी सीखी थी, जिसमें काफी रूल्स यूज किए गए थे। फर्स्ट रूल आपने देखा होगा ऑफ बहु प्रिंसिपल, सेकंड आपने देखा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन अब बहु के साथ साथ आपने देखा होगा यहाँ पे N+L रूल भी आता था, N+L। सेकंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और लास्ट में आपका आ जाता था हंट्स रूल। यानी इसका मतलब क्या है? आप सभी, यानी आप ये जानते हो कि एटम के बीच में क्या होता है? आपके न्यूक्लियस। उसके बाहर देखो सर्कुलर पाथ होते हैं इस टाइप से। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इन सर्कुलर पाथ के अंदर फिलअप किया जाएगा। जैसे हमने हाइड्रोजन के बारे में लिखा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा? 1, दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर।
हमने सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा, 1, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर। इसे आप मास नंबर कहते हैं, इसे आप एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। दिस इज नॉट द एटॉमिक मास, दिस इज द मास नंबर। एटॉमिक नंबर 1 है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और द प्रोटॉन्स। बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते बेटा, न्यूट्रॉन्स नहीं। नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर है देखो सबस्क्रिप्ट 1 है, इट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है। ऊपर जो मास नंबर लिख रखा है दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना हो गया इसमें, दैट इज 1। प्रोटॉन का हमें नीचे से पता चल गया जो एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 प्लस n इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलो कितने हो गए, 0। तो इस टाइप से आप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए, आपको उसकी दो चीजों का पता होना चाहिए, वन इज द एटॉमिक नंबर जो एज ए सबस्क्रिप्ट होगा, अदर वन इज द मास नंबर जो उसके सुपरस्क्रिप्ट होगा। इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट इज द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ये आप जरूर ध्यान रखें कि ये बातें किसके बारे में, अबाउट द न्यूट्रल एटम। ये आपने देखा कि H के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं लगा रखा, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी न्यूट्रल एटम होगा उसके अंदर ही आप ये बातें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अभी जैसे मैंने कहा कि सबस्क्रिप्ट जो आपने लिया मास नंबर, आप उसको मास नंबर ही कहेंगे, आप उसको एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक टर्म और आती है आपकी, दैट कॉल्ड द आइसोटोप्स, जिसे आप आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स मींस हाइड्रोजन के भी देखो डिफरेंट आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3, दीज आर द आइसोटोप्स। और इनकी नेचर के अंदर जो अबंडेंस है वो एक जैसी नहीं, इनकी नेचर के अंदर जो अबंडेंस है वो आपकी डिफरेंट है, वो एक जैसी अबंडेंस इनकी नहीं है। तो अबंडेंस के बेसिस के ऊपर ही हम इनका एटॉमिक मास निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास। अगर हम आपको कहें, आप मुझसे पूछ लें कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालें, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है, तो आप के लिए पहले टीचर क्या करेगा, आपको गिवन देगा क्या चीजें, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H11 इन द नेचर। मान लीजिए ये X% है, H12 मान लीजिए Y% है, H13 जिसे ट्रीटियम कहते हैं दैट इज द Z%। आप ये तो जानते ही हो H11 जिसे प्रोटियम कहते हैं, ये जो हम वाटर पीते हैं, जो पानी होता है उसके अंदर H11 होता है। H12 जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं जिसे आप ड्यूट्रियम कहते हैं। H31 दैट इज रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो आप क्या करेंगे, जो मास नंबर है H11 जिसे प्रोटियम कहा, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, X से, जो उसके नेचर में अबंडेंस है, प्लस जो मास नंबर ड्यूट्रियम का 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करें, Y से, प्लस ट्रीटियम का मास नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करें Z से, और इस पूरे को डिवाइड कर दें परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब तो आप मैथमेटिक्स में जानते हैं 100 ही होता है, मींस X प्लस Y प्लस Z का जो सम होगा वो तो हमेशा 100 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बातें किस चीज की कर रहे हैं, परसेंटेज की। तो जो सम ऑफ टोटल परसेंटेज होगा वो तो हमेशा 100 ही होता है, 100 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए डिवाइडेड बाय हमने 100 किया। तो अब ये जो आपका आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.008, जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं। तो दैट इज द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, इसमें नीचे आता है लिथियम। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो उसके बाद कौन आएगा, लिथियम के नीचे सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी ग्रुप के अंदर के रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, तो फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें यह भी ध्यान रखना ग्रुप 1 में कि हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए ग्रुप 1 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट। इसे आप रघु एलिमेंट कहते हैं, ये एक चोर एलिमेंट है। रघु का मतलब होता है चोर, क्योंकि इसको कोई पोजीशन ही नहीं मिली पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि जो हाइड्रोजन है, अगर हम देखो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बोलो क्या होगी, 1s1। अब हर कोई ये चाहता है पीरियोडिक टेबल में कि मैं स्टेबल हो जाऊं,
तो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, ग्रुप नंबर जो 18 वाले एलिमेंट है वो सबसे स्टेबल होते हैं, क्योंकि हीलियम को अगर आप देखें तो उसकी कॉन्जुगेशन देखो 1s2 फुलफिल्ड कॉन्जुगेशन है, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आ गए, फुलफिल्ड है। हाइड्रोजन भी चाहता है मैं ग्रुप 18 जैसा हो जाऊं, कैसे हो जाए, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस करे तो कॉन्जुगेशन कितनी हो जाएगी 1s0 मींस कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, स्टेबल हो गया, या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कॉन्जुगेशन कितनी हो जाएगी 1s2, कि 1 इलेक्ट्रॉन थे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हीलियम जैसा हो गया, 0 का मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, तो जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट है, जैसे आप लिथियम को देख लो, देखो उसके आगे मैं कॉन्जुगेशन लिख रहा हूं, लिथियम के आगे 1s2 2s1, अब बताओ लिथियम क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, जल्दी बताओ। लॉस। ये लॉस करेगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, देखो 2s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इसके पास 1s2 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मींस हीलियम जैसा हो जाएगा। ऐसे आप सोडियम के बारे में बताएं, देखो एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, बताओ ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, लॉस। ये भी एक लॉस करेगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, मींस नियोन जैसा ये हो जाएगा। तो मींस हाइड्रोजन ने भी देखो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, देखो 1s0, बोलो ये किस जैसा काम किया इसने, ये ग्रुप 1 जैसा इसने काम किया, ग्रुप 1 की तरह, क्लियर हो गया। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी तो स्टेबल हो रहा था 1s2, वो किस जैसा काम किया, ग्रुप 17 की तरह। तो ग्रुप नंबर अगर आप 17 में देखें तो 17 में पहला एलिमेंट कौन है, 17 में अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इज, बोलो कौन, बताओ शबा जल्दी से, दैट इज अ फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्योंकि देखो 1 इस कॉर्नर पे 1 था, उस कॉर्नर पे 2 है, तभी तो फ्लोरीन 9 और इसके आगे नियोन 10 ऐसे आ गया था। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ग्रुप 17 का वो आपके फ्लोरीन है। मीन्स ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। देखो हर बात को क्वेश्चन मान के चलना है आपको, कोई भी बात जो हम मुंह से बोलते हैं, आप बोलते हो, हर एवरी पॉइंट इन इट सेल्फ इज ए क्वेश्चन। पूछ लेंगे ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ग्रुप 17 का सेकंड एलिमेंट कौन है, जो भी बातें हम करते हैं हर चीज अपने आप में क्वेश्चन है, तो हर छोटी से छोटी चीज को हमें याद करना ही है। तो देखो फ्लोरीन को अगर हम देखें और इसकी कॉन्जुगेशन में अगर आपके सामने लिख दूं 9 एटॉमिक नंबर, तो होगा 1s2 2s2 2p5। बताओ एटॉमिक नंबर 9 था, ये किस जैसा होना चाहेगा, हर एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में चाहता है मैं ग्रुप 18 जैसा हो जाऊं, तो जिसका एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चाहता है मैं नियोन जैसा हो जाऊं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना किस ग्रुप का काम है बताओ, ग्रुप नंबर 17 का, जो कि हाइड्रोजन ने भी किया था। देखो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या किया हाइड्रोजन ने, यहाँ पे देखो गेन किया, हीलियम जैसा हो गया। हाइड्रोजन 2 तरह के काम कर रहा है, ये ग्रुप नंबर 17 की तरह भी इसने काम किया, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किस तरह किया, ग्रुप नंबर 1 की तरह। मींस हाइड्रोजन ने 2 तरह की प्रॉपर्टी शो कर दी, ग्रुप 1 की तरह भी, ग्रुप 17 की तरह भी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं हाइड्रोजन की जिसमें ये डिफर करता है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज इन विच द हाइड्रोजन एटम डिफर्स बोथ फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 17। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें पीरियोडिक टेबल में, ना तो ग्रुप 1 में रख सकते, ना ग्रुप 17 में रख सकते, तो इसलिए इसको कहाँ रखा गया, एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन कहाँ है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट इन ग्रुप 1, नॉट इन ग्रुप 17, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और कहेंगे टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे ही क्यों, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी भी तो रखनी है ना, पहले एटॉमिक नंबर 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए हीलियम। तो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसलिए इसको रघु एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक चोर एलिमेंट है, इसको कोई जगह ही नहीं मिली, ना ग्रुप 1 में जगह मिली, ना ग्रुप नंबर 17 में, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो हम अपने डी ब्लॉक के अंदर प्रोसीड करें उससे पहले हमें पता होनी जरूरी है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। देखो हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के देखो यहाँ पे नाम लिख दिए थे, उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के ऊपर। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के अगर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो बताएं ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट है वो बोलो कौन कौन से है इसमें। देखो 2 में बिल्कुल टॉप के ऊपर तो कोई नहीं, लिथियम 3 है, तो लिथियम 3 के बाद कौन आएगा बोलो, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम,
और उसके बाद रेडियम। ये रेडियम भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अभी तक ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए कि ग्रुप 1 में रेडियो एक्टिव कौन, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 में रेडियो एक्टिव बोलो कौन है, दैट इज द रेडियम। रेडोन नहीं है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। रेडोन कहाँ पे आएगा, ग्रुप 18 में। ध्यान दें, हीलियम के नीचे नियोन, देखो नियोन, देखो ये सेकंड जो लाइन है, देखो ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पे नियोन है सेंड पे, एटॉमिक नंबर 10 है। मैग्नीशियम वाली लाइन पे देखो आगे चलते हैं तो यहाँ पे सेंड पे कौन है, आर्गन आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 18 है। नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे चलेंगे तो आर्गोन के बाद कौन आएगा, दैट इज द क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36 है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और इसके बाद बोलो कौन आएगा, जीनोन। जीनोन आएगा 54। देखो ये जीनोन वाली लाइन आ गई। उसके बाद बोलो लास्ट एलिमेंट दैट इज द रेडियो एक्टिव, दैट इज आरएन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 86। आपने इसमें देखा भी होगा, देखो जो गैप है यहाँ पे जिसे आप मैजिक नंबर कहते हैं, शुरू में हीलियम के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं तो गैप कितने का है, 0 का। हीलियम नियोन के बीच गैप देखो कितने का है, 8 का एटॉमिक नंबर में। नियोन आर्गन में गैप देखे कितने का है, 8 का गैप, 10 + 8 18। उसके बाद गैप देखो कितने का है, 18 का है। उसके बाद गैप देखो कितने का है, बताइए शाबाश, कितने का है, 18। उसके बाद बताओ कितने का है ये, 32। तो दीज कॉल्ड द मैजिक नंबर। गैप बोलो कितने का हो गया, शुरू में 2 का गैप था, सॉरी मैंने वहां पे 0 लिख दिया, कुछ भी नहीं ऊपर, कुछ भी नहीं, तो देखो 0 था, 0 और 2 के बीच 2 का गैप हो गया। तो 2 8 8 18 18 32, दिस कॉल्ड द मैजिक नंबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसे पजल कर देते हैं, व्हाट आर दीज मैजिक नंबर ऑफ, ये मैजिक नंबर किसके हैं, ये प्रोटॉन के हैं, न्यूट्रॉन के हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए दीज आर द मैजिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैजिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो वो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें, दीज आर दी मैजिक नंबर ऑफ, बोलो किस चीज के हैं, इलेक्ट्रॉन। ये मैजिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेरिलियम, बेरिलियम के आगे ग्रुप नंबर 3 में बोलो कौन है, कोई नहीं। उसके बाद ग्रुप नंबर हम सीधे 13 पे पहुंच जाएंगे, और 13 के अंदर ही यहाँ पे अगला एलिमेंट आता है, देखो ग्रुप नंबर 13, देखो यहाँ पे बेरिलियम। उसके बाद ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे, हाँ बोलो बेटा, दोबारा बेरिलियम थोड़ी आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे बोरोन आएगा, यही मैं देख रहा था यहाँ पे, क्या बोले क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक बता दिया आपने। बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, और उसके बाद कौन आ जाएगा बोलो, फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट रो के अंदर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद बोलो कौन आएगा इसी टाइप से, उसके बाद भी कोई नहीं है। यहाँ पे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, ऊपर जैसे यहाँ पे फ्लोरीन था तो इसके नीचे बोलो कौन आ जाएगा, क्लोरीन। अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर देखो पहुंच चुके हैं लगभग। कैल्शियम एटॉमिक नंबर देखो 20 है, 20 के बाद नेक्स्ट देखो ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पे आ जाएगा अब स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है, 21। उसके बाद बोलो कौन आएगा, टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। उसके बाद बोलो कौन आएगा, बताओ शाबाश, वेनेडियम 23। फिर उसके बाद कौन आएगा, क्रोमियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 24। उसके बाद बोलो कौन आएगा, Mn, मैग्नीज, मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25। 26 बोलो किसका होगा, आयरन 26। उसके बाद 27 कोबाल्ट। 28 किसका होगा, निकिल। फिर 29 कॉपर, और 30 किसका हो जाएगा आपका, जिंक। उसके बाद तो बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे गैलियम आ जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो इस टाइप से। अब ये जो हमारी बीच में लाइन आ गई, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो ये सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। और ये आए कहाँ पे, आपने देखो फर्स्ट पीरियड देखा, उसके बाद सेकेंड पीरियड देखा, सेकेंड पीरियड के बाद अपने थर्ड पीरियड भी देखा,
देखो ये थर्ड पीरियड था जिसमें सोडियम आ गया था, उसके बाद हमारे पास आ गया था दैट इज द फोर्थ पीरियड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो फोर्थ पीरियड से होती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारा कि डी ब्लॉक एलिमेंट पहली बार कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं? फोर्थ पीरियड के अंदर। फर्स्ट पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, सेकंड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, थर्ड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, फोर्थ पीरियड में ही डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट वो स्कैंडियम है। और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं? ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर 3 से। ग्रुप नंबर 3 से। और एंड कहां पे होते हैं? ग्रुप नंबर 12 के ऊपर। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो रो बन गई, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट रो है, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक पे जाके एंड हो जाती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज। ये पहली सीरीज है। ऐसे ही इसके नीचे भी सीरीज है, लेकिन आप उसको पूरी को याद ना करें तो मेन बातें आपको जरूर बता देंगे हम यहाँ पे। देखो मेन बातें क्या है, जैसे जिंक। जिंक के नीचे वाली जो अगली लाइन है, यहाँ पे जो एलिमेंट है देखो उसको आप जरूर याद करेंगे, दैट इज जिंक के नीचे होता है कैडमियम। कैडमियम के नीचे होता है मरकरी। इन 3 एलिमेंट को आप जरूर याद रखेंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट इससे पहले वाला ग्रुप नंबर 11 है वो जरूर याद रखें। कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। दिस कॉल्ड एज द क्वाइनेज एलिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आता है, नेम द क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स के नाम बताएं, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। दिस 3 कॉल्ड एज द क्वाइनेज मेटल। क्योंकि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, इन एलिमेंट्स को, जो आपके क्वाइंस थे, सिक्के बनाने में इनको यूज किया जाता था। सो दे कॉल्ड एज द क्वाइनेज मेटल्स। ठीक हो गया। ऐसे ही जो 3 एलिमेंट आपके देखो, ये आयरन, कोबाल्ट और निकल, दीज 3 एलिमेंट दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फेरस मेटल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फेरस मेटल्स। तो बोलो कौन से 3 एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे आप? आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब इस इन्हीं 3 एलिमेंट के जस्ट नीचे जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट हैं, रुदेनियम, Ru रुदेनियम, रहोडियम, RH, Pd पैलेडियम, रुदेनियम, रहोडियम, पैलेडियम। फिर उसके बाद है ओस्मियम, OS, इरिडियम, IR और Pt प्लेटिनम। उसके हाँ, ये तो जो 6 एलिमेंट है इसके जस्ट नीचे, दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्लेटिनम मेटल्स। इन्हें आप प्लेटिनम मेटल्स कहते हैं। तो ये 6 के 6 एलिमेंट आप याद रखेंगे, दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्लेटिनम मेटल्स। आप इन्हें प्लेटिनम मेटल्स कहते हैं। क्लियर हो गया। फेरस मेटल आपने देख लिया, क्वाइनेज मेटल आपने देख लिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर द क्वाइनेज मेटल। ये आपके क्वाइनेज मेटल थे, देखो। ठीक हो गया। दीज आर द क्वाइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर जो ग्रुप नंबर 12 था, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसमें जो मरकरी है दैट इज द, बोलो कौन है ये? लिक्विड मेटल। दिस इज द लिक्विड मेटल। ये लिक्विड मेटल है, मेटल भी है प्लस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे जैसे इधर देखो ग्रुप 17 में ब्रोमीन था, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड है और ये नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल भी है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, और भी क्वेश्चन होंगे जो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर, अपनी डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे हम कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं। अब इस स्क्रीन को क्लियर कर दे बेटा। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन होगी कि द एलिमेंट्स, लेकिन इसकी हम डेफिनेशन लिखें उससे पहले सबसे अच्छा क्या रहता है हमारे लिए हमेशा ही कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दें हर एलिमेंट की। तो कॉन्फ़िगरेशन हम किसकी लिखें? देखो जैसे मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई थी, ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में हमने देखा था
हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रुप वन एलिमेंट। हाइड्रोजन के नीचे बोलो कौन था? लिथियम। लिथियम के नीचे सोडियम, के नीचे पोटाशियम। पोटाशियम के आगे बोलो कौन था? यहाँ पे कैल्शियम। एटॉमिक नंबर ये 19, ये 20 कैल्शियम हो गया। कैल्शियम की कॉन्जुगेशन सबसे पहले हमें लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि उसी के आगे तो यहाँ पे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 चलेगा, और एंड कहाँ पे होगा जाके? ये जिंक जो एटॉमिक नंबर 30 है। सो दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम इनकी सबसे पहले कॉन्जुगेशन लिखेंगे। इनकी कॉन्जुगेशन लिखें उससे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम की ही कॉन्जुगेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ रूल यूज होते हैं। सबसे पहला रूल ऑफ बहु प्रिंसिपल। देखो अगर मैं ये लिख दूं 1s2 और मैं लिख दूं 2s3, बोलो कौन सा रूल वायलेट कर दिया मैंने? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। नहीं, अब बहु को तो वायलेट मैंने नहीं किया। अब बहु को वायलेट देखो हम तब करते, देखो मैं आपके सामने कॉन्जुगेशन दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लिख देता यहाँ पे 1s1 2s2, नाउ द अवबहु रूल वायलेट्स, क्योंकि अवबहु प्रिंसिपल ने ये कहा था कि सबसे पहले आप इनर शेल्स को फिलअप करें। आप ये जानते हैं देखो बेसिक चीज के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल, शेल पहली शेल देखो फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज 1s, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड शेल, सेकंड शेल में देखेंगे तो इसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक s और एक p। s में वही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आ सकते हैं, 2 2 4 2 6, दैट इज द सेकंड शेल। अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो उसमें 3 सब शेल होती हैं। एक तो s होती है, देखो इसमें तो एक 2s और 2p हो गई, इसमें एक 3s आएगी जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, उसके बाद 3p आएगी, p में तो 3 ऑर्बिटल्स ही होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 ही आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, एक 3d आ जाएगा। देखो यहाँ पे d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आप ओड नंबर में याद करते हैं। s में एक ऑर्बिटल, देखो एक बॉक्स है, p में 3 ऑर्बिटल, d में देखो 5 ऑर्बिटल्स हो गए, और d में 5 ऑर्बिटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ऐसे अगर फोर्थ शेल होगी तो आप इसी टाइप से फिलअप करते रहेंगे। तो अवबहु प्रिंसिपल ने ये बातें बताई कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल को फिलअप करें, फिर सेकंड एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड अप इन डिफरेंट शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? देखो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप करके दिखाए, इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे नजदीक है वो तो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। जब ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करेगा तो अट्रैक्शन करने से क्या होगा? अट्रैक्शन करने से एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी अगर सारी बाहर निकल जाए, काफी एनर्जी बाहर निकल जाए, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी तो बाहर निकल गई ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई, तो इसलिए इसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होगी। एनर्जी बोलो क्या होती है फर्स्ट शेल की? मिनिमम। मिनिमम क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे ज्यादा अट्रैक्शन? क्योंकि फर्स्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है। ऐसे जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, देखो काफी दूर, काफी दूर, तो इट मींस लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी भी कम निकलेगी बाहर, लेस एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी लेस रिलीज हुई तो इनकी ज्यादा एनर्जी रह गई। तो अवबहु प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरें? जिसकी एनर्जी सबसे कम। सबसे कम एनर्जी किसकी है? उस सब शेल की, उस शेल की, उस ऑर्बिटल की जो न्यूक्लियस के क्या है, सबसे सबके पास है, सबसे नजदीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमने कॉन्जुगेशन लिखी कैल्शियम के आगे 1s1, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हमें s में देखो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना। हमें क्या लिखना है? सबसे पहले 1s2 ही लिखना है, और 1s1 नहीं लिख सकते। अगर हमने ऐसा लिख दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन से रूल की बात हमने नहीं मानी, तो आप आंसर लिखते हैं हमने अवबहु प्रिंसिपल की बात नहीं मानी। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के स्टार्ट करते वक्त, देखो हमने ये तो लिख दिया 1s2, उसके बाद मैंने लिख दिया 2s3, बोलो कौन सा रूल वायलेट हो गया? 2s2 होगा यहाँ पे। हाँ, तो रूल कौन सा वायलेट कर दिया हमने? कौन से रूल की बात नहीं मानी? अब बहु की तो बात हमने मान ली कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरो, फिर 2s की बारी आ जाएगी, फिर 2 की बारी आ जाएगी। तो लेकिन हमने 2s3 जो यहाँ पे लिखा, ऐसा हमने क्यों किया?
क्या ये ठीक है या गलत? गलत है तो कौन से रूल की बात नहीं मानी? आप ध्यान से देखें, ये हर ऑर्बिटल में चाहे 1s का ऑर्बिटल या 2p में देखो 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 2s है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 तो नहीं आ सकते। ये बात किसने बताई थी? That rule is given by the scientist that is called as a Pauli principle, Pauli, Pauli exclusion principle था, जिसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। एक चीज और आपको बता दें, जो आप बुक्स में देखेंगे आपको गलती मिलेगी, हर जगह हम पढ़ते थे तब भी होती थी, एक इलेक्ट्रॉन को देखो फुल एरो से दिखा देते हैं ऐसे, फुल एरो ऊपर फुल एरो नीचे। ये गलत है, बिल्कुल गलत होता है ये, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब पढ़ भी ली होगी +1 +2 में भी, आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉन की जब आप मूवमेंट दिखाते हैं ऐसे तो फुल एरो से दिखाते हैं। फुल एरो मींस मूवमेंट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाफ एरो लगाते हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ हाफ एरो, अगर मैं लगाऊं ऐसे तो मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही 2 आते हैं तो ये जो नीचे मैंने ये बात यहाँ पे लिखी, ये चीज क्या ये ठीक है? नो, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 2 मैंने फुल एरो ऊपर दिखाया, फुल एरो नीचे, मींस यहाँ पे इसका मतलब हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, जो कि गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, हाफ एरो ऊपर लिखेंगे, हाफ एरो नीचे। तो अभी तक हमने 2 रूल भी आपको साथ के साथ बता दिए। वो क्या कि एक तो बहु प्रिंसिपल, उसके बाद पोली प्रिंसिपल भी, कि यहाँ पे 2s3 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज 2s2। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद अब हम कॉन्फिगरेशन सीधी लिख देंगे, क्योंकि बेसिक बातें मैंने आपको देखो ये सारी बता दी है। अब इसके बाद फर्दर आगे की कॉन्फिगरेशन आप मुझे बोल के बताएं, बताओ कैल्शियम में आगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2, इसके बाद 2p6। हाँ, इसके बाद आएगा 2p6। 2p6 के बाद जल्दी बोलते जाएं आप, फिर 3s2, फिर 3p6, उसके बाद 4s2। सो दैट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैल्शियम। ये कैल्शियम की कॉन्फिगरेशन है। अब कैल्शियम के अंदर आगे अगर हम और भी आगे लिखना चाहें 3D, लेकिन वो वैकेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर। यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखो 2 + 2 4 + 6 10, 12 के बाद 12 और 6 18 और ये 20 हो गए ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट था मैंने बताया था, देखो कैल्शियम के आगे कौन है यहाँ पे? स्कैंडियम। तो अब बताओ स्कैंडियम की कॉन्फिगरेशन क्या होगी? देखो मैंने डैश डैश लगा दिया, हाँ ये डैश डैश कर दिया। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो किस में आएगा? ये 4s2 और ये 3d1, 4s2 3d1। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें यहाँ पे, जो अभी अभी मैंने लिख दिया 4s2 3d1, 3d की कोई आपसे ये पूछे कि ऐसा हमने क्यों किया, हमने जो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में भरे थे हमने 4s में पहले क्यों भर दिए, 3d में क्यों नहीं भर दिए? क्योंकि पहले तो 3 आता है, 3s2 3p6 3d में 3d2 कर देते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रूल था मैंने बताया था जिसे n+l रूल कहते हैं, जिसे आप बोहर्सबरी रूल भी कहते हैं, बोहर्सबरी रूल। उसने क्या कहा था कि जो भी, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, अगर आप एक 4s ले लो, एक आप 3d ले लो, एक n की वैल्यू लिख दो, एक l की वैल्यू लिख दो, एक n+l लिख दो, तभी तो इसका n+l रूल कहेंगे। n क्या है जो इसमें हमने पहले लिखा दिख रहा है? देखो इसमें 4 लिखा दिख रहा है, इसमें 3 लिखा दिख रहा है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद l क्या होता है? l होता है कि l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है। एस सब शेल के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d और f, ऐसे आप याद करते हैं हमेशा। l के आगे 0 1 2 3 लिख के spdf आप लिख देते हैं, ये आपने क्वांटम नंबर्स के दौरान पढ़ा था। तो यहाँ पे 4s में s है तो s के लिए l की वैल्यू 0, 3d में d है तो d के लिए l की वैल्यू देखो 2 है। आप सम अप करें तो बोलो क्या आ गया? 4 + 0 = 4, यहाँ पे 3 + 2 = बोलो क्या आ जाएगा? 5। तो ये जो बोहर बरी, जो 2 साइंटिस्ट थे बोहर्स और बरी, इन्होंने ही ये रूल दिया था n+l रूल। इसे आप n+l रूल कह दो या बोहर्स-बरी रूल कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि n+l वैल्यू देखे, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। बोलो n+l वैल्यू किसकी कम है? 4s में तो 4 आंसर आ गया, 3d में 5 आंसर आ गया। बोलो किसकी एनर्जी कम? जिसकी n+l वैल्यू 4s। कम। तो इसलिए जो एनर्जी होती है वो 4s की हमेशा ही कम होती है 3d से।
लेकिन ये सिर्फ तब तक कम होती है जब तक कि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कैल्शियम में आप देखें मैंने 3d0 लिखा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3d के अंदर, देयर अकर्स द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और डी वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे देखो यहाँ पे आ जाता है थोड़ी सी अंदर। तो अब हम करेक्ट कॉन्जुगेशन लिखते हैं। देखो स्कैंडियम की, देखो ये कॉन्जुगेशन हो गई, हमने यहाँ पे लिख दिया, आप देखो ये 3d1 और ये 4s2, सो दैट इज द राइट कॉन्जुगेशन ऑफ द स्कैंडियम। अब अगर आपसे कोई ये पूछे स्कैंडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ आप क्या जवाब देंगे? 1। वैलेंस देखो बेटा, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पर ये इस 2 को थोड़ी लूज करेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब हमने भरे थे कैल्शियम में, इसलिए मैंने कहा था कैल्शियम से आप याद करना शुरू करेंगे। कैल्शियम की कॉन्जुगेशन लिखी तो उस वक्त हमने बोहर्सबरी रूल को यूज किया। वहां से हमने क्या सीखा था कि एनर्जी 4s की कम होती है और 3d की ज्यादा, इसलिए हमने 3s2 3p6 के बाद 4s2 लिखा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम थी। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद स्कैंडियम की बारी आ गई, क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर के बाद 21 स्कैंडियम है। तो जब हमने उसकी कॉन्जुगेशन लिखी तो ऐसे ही लिखी, पहले 4s2 उसके बाद 3d1 लिखा, बिल्कुल ठीक था यहां तक। लेकिन जैसे ही 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, नाउ देयर अकर्स द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते ही देखो डी अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा। अभी देखो मैंने सिखाया था ना आपको कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल होती हैं, सबसे पहले फर्स्ट शेल होगी, फिर सेकंड शेल होगी, उसके बाद थर्ड शेल होगी। थर्ड शेल में क्या होता है, एक तो 3s होगा, एक 3p होगा, फिर 3d होता है। लेकिन 3d की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन तब तक ज्यादा थी क्योंकि उसको कोई अट्रैक्शन ही नहीं मिली थी इलेक्ट्रॉन से। अट्रैक्शन कब मिलेगी, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया, एटॉमिक नंबर 21 हुआ स्कैंडियम का, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आते ही साथ उस इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा अट्रैक्ट अपनी तरफ? बताओ कौन करेगा, बताओ शाबाश। ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्शन मिली वो अपनी ओरिजिनल जगह पे चला गया, 3s 3p और 3d। आ गई बेटा बात समझ में यहां तक? तो इसीलिए जो वैलेंस शेल है स्कैंडियम के अंदर, बोलो वो कौन बन गई, 3d या 4s? जल्दी बताओ। 4s। अब 4s बन गई, यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसी बात को ध्यान रखेंगे तभी तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट बनेगी डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब हम चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। स्कैंडियम की ये कॉन्जुगेशन देखो ये करेक्ट थी, ऊपर वाली देखो ये रॉन्ग थी, क्योंकि 3d अंदर आना था, वो हमने अब पहुंचा दिया। अब स्कैंडियम के बाद अगला एलिमेंट बताओ कौन होता है? उसके बाद होता है टाइटेनियम, Ti टाइटेनियम, 22 एटॉमिक नंबर। हम बीच की कॉन्जुगेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैलेंस शेल की लिखेंगे। बोलो क्या आ जाएगा, 3d2 और ये 4s2। अब आप ये बताएं सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उसको कौन सी शेल बोलते हैं, बताओ शाबाश। वैलेंस शेल, ठीक हो गया। बाहर वाली से जस्ट अंदर वाली शेल कौन सी, बोलो ये देखो, ये वाली जो है, बताओ क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट, दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट। और डी तो एक सबशेल है, सो कॉल्ड एज द पेनल्टीमेट सबशेल। पेनल्टीमेट डी सबशेल है आपकी, ठीक हो गया। तो ये पेनल्टीमेट वर्ड का हमने आपको मतलब बता दिया। आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं वैलेंस, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली को क्या कहते हैं, वैलेंस। तो ये हमने वैलेंस वर्ड यूज किया। उससे जस्ट अंदर वाली को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। उससे भी कोई जस्ट अंदर है उसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो तीन ही वर्ड आपको यूज करने हैं। और एक चीज और बता दें, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितनी भी और शेल होती है, देखो मैंने बाहर वाली शेल छोड़ दी ना, यहाँ पे डायग्राम जो बनाया था, ये तो न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस। सबसे बाहर वाली शेल का क्या नाम बताया था अभी अभी आपने, वैलेंस। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच जितनी भी शेल होती है उनके लिए कॉमन नेम होगा जो हम आगे यूज भी करेंगे, दैट कॉल्ड एज द इंटरवेनिंग शेल। इंटरवेनिंग शेल, ऐसा क्योंकि इंटर शब्द का मतलब होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब किसके बीच में, बोलो ये शेल्स? एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक वैलेंस शेल हो गई। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितनी भी शेल होंगी सभी को इकट्ठे कहते हैं इंटरवेनिंग शेल, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टाइटेनियम के बाद अगला एलिमेंट कौन है, वेनेडियम 23। तो इसकी भी कॉन्जुगेशन बोलो क्या बन जाएगी, 3d3 4s2, एक एक नंबर डी में ही बढ़ाना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम 24। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगी कॉन्जुगेशन, बताओ बेटा शाबाश।
एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, हाँ 3d4 4s2, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम का। ये कॉन्जुगेशन अब इसकी गलत हो गई, बैकशिफ्ट हो गई एक इलेक्ट्रॉन की, 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन बैकशिफ्ट कर गया 3d में, और कॉन्जुगेशन बन गई इसकी 3d5 4s2। देखो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ यहाँ पे इसके अंदर, देखो साइड के हम यहाँ से इरेज कर दें इसको। देखो इसलिए हुआ यहाँ पे, देखो इन चीजों को सभी को हम हटा देते हैं यहाँ से साइड में जो मैंने चीजें लिखी थी। देखो स्कैंडियम की कॉन्जुगेशन जो हमने लिखी थी उसमें आप देखें 3d में बोलो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, डी में एक इलेक्ट्रॉन था। 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? उसके बाद टाइटेनियम में फिर चले, फिर मैंने डी का डायग्राम फिर से बना दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वेनेडियम में चले, वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने थे, 5 ऑर्बिटल ही रहेंगे, 1 2 3। 4s के अंदर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो हम बता रहे हैं कि एक रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो पहले हमने लिखी थी, ऐसा इसलिए हमने क्यों कहा? अब ध्यान से देखें, डी को अगर हम ऐसे शो कर दें 3d4, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4s2। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन आर मोर स्टेबल। देखो एक इलेक्ट्रॉन 4s का किसमें आ गया बोलो? डी के अंदर। देखो इधर ये 3d के हैं और इधर ये 4s है। ठीक हो गया? तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैलेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम। आपने काफी ऑब्जेक्टिव बुक्स में सभी ने देखा होगा कि उसमें आपको क्या मिलता है, क्रोमियम में किसके ऊपर आप टिक करते हैं, 3d4 4s2 भी मिलेगा, और जिस ऑप्शन में आपको लिखा मिले 3d5 4s1 आप उस पर टिक कर देते हैं। सो दैट इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन, करेक्ट वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? आ गया समझ में यहां तक? हाँ जी बेटा बोलो। इसके बाद है मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बोलो? इसके बाद दोबारा से 3d5। आप ऊपर वाली चीज को देखेंगे, देखो जो हमने ऊपर लिखा था उसी को देखते हुए, ये 3d4 था यहाँ पे, ये तो हमने जंप करवा दिया था। तो 3d4 के बाद उसी टाइप से 3d5 और फिर 4s2, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे। डी में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स और एस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी टाइप से आप मैग्नीज के बाद बोलो कौन आएगा? आयरन के बाद कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर और फिर लास्ट में जिंक। अगर मान लीजिए अब मैंने आपको ये चीजें सिखा दी, अगर मैं अब डायरेक्ट आपको ये कह दूं कि आप मेरे को कॉपर की कॉन्जुगेशन बताएं, बोलो आप कैसे लिखना पसंद करेंगे? 3d। देखो ध्यान से देखो, स्कैंडियम 21 में 1 है लास्ट में, टाइटेनियम में 2 है लास्ट में, तो 3d2 हो गया। मैग्नीज में 5 है लास्ट में 25, तो 3d5 हो गया। ये एक्सेप्शनल केस था क्रोमियम का जिसमें बैक शिफ्ट हो गई थी। हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन इसका रीजन था। बोलो ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन। बोलो इसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दैट इज द रीजन। अगर एग्जाम में पूछें कि इसकी कॉन्जुगेशन 3d4 4s2 नहीं 3d5 4s1 है, ऐसा क्यों? तो आप बस यही एक लाइन लिख देंगे, कॉन्जुगेशन लिखेंगे पहले वाली पे क्रॉस लगा देना जैसे मैंने लगाया, दूसरी वाले पे टिक, और आगे लिख देना ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन, क्योंकि डी सबशेल हाफ फील्ड हो चुकी है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, उसे हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन कहते हैं। ऐसे कॉपर में बताएं 3d9 होना चाहिए 4s2, क्योंकि 29 में 9 है ना लास्ट में। अब आप बताएं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताओ शाबाश जल्दी से। मैंने 9 इलेक्ट्रॉन देखो इसमें फिलअप कर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 9। एक चीज बताओ, जो मैंने अभी इलेक्ट्रॉन भरे ठीक भरे या गलत? जल्दी बताओ शाबाश। देखो मैंने फिर से हटा दिया, अब करेक्ट बताओ एग्जैक्ट कैसे भरने चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक रूल आता है जिसे हंड्स रूल कहते हैं, बताओ उसने क्या कहा था? Electrons will occupy all empty orbitals. कि अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम
एनर्जी के ऑर्बिटल, डी के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए पहले उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे वो तो हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं हमेशा, 2 2 2 करके मैंने भर दिया, पहले 1 1 करके भरे, 1 2 3 4 5। दैट इज कॉल्ड द हंस रूल। हंस रूल की स्टेटमेंट क्या थी कि अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल अमंग द सेम एनर्जी ऑर्बिटल, देखो सेम एनर्जी है। देखो आप अब मान लीजिए दो भाई बहन है घर में, अगर आपके पेरेंट्स एक को ज्यादा खिलाए जाए, आपको ज्यादा खिला दे, दूसरे को ना खिलाएं तो उसको भी गुस्सा आएगा, तो थोड़ा सा एक बाइट आपको खिलाएंगे, एक उसको खिलाएंगे, एक उसको खिलाएंगे, एक उसको खिलाएंगे। दैट इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली हियर डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, सभी में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मींस सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। तो अमंग द सेम एनर्जी ऑर्बिटल अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ड अप सिंगली, पहले एक एक करके भरेंगे, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। अब देखो पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब होता है अपोजिट स्पिन के साथ भरना। देखो ये मैंने भरा, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट, अब हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे देखो मैंने एक ऑर्बिटल लिखा बिल्कुल टॉप के ऊपर, आप देखें, और आप ये बताना कौन से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो एक तो मैंने ये डायग्राम बनाया, एक दूसरा बना रहा हूँ, अब ये बताओ इन दोनों में से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, या दोनों पेयर्ड है, जल्दी बताएं। फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट वन पेयर्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन कॉल्ड द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा चुका है। लेकिन अब इसमें क्या करें, देखो ये 4s2, अब s का एक इलेक्ट्रॉन देखो बैकशिफ्ट करेगा यहाँ पे, क्यों बैकशिफ्ट करेगा बोलो, बताओ। उसका फिल अप करने के लिए, हाँ 3d10 करने के लिए। हाँ 3d10 और 4s1, यानी स्टेप से हो जाएगा आपका, देखो ये स्टेप से, ताकि ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन बन जाए, 2 to 4 to 6 to 8 और to 10, और ये 4s1 बन जाएगा। तो 3d10 4s1 इज द करेक्ट कॉन्जुगेशन ऑफ द, बोलो किस चीज की, कॉपर की। क्लियर हो गया। और जिंक की कॉन्जुगेशन देखो लास्ट में मैं यही नजदीक लिख देता हूं, दैट इज द 3d10 उसी टाइप से, और 4s2 ऐसे ही हम जिंक की लिख देंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, 21 के बाद 22 वाला इलेक्ट्रॉन, 3d2, फिर 3d3, 3d4, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एस में डल रहा है या डी में डल रहा है, जल्दी बताओ। एस। हाँ बोलो बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हर बार जब हम कॉन्जुगेशन लिख रहे हैं, कैल्शियम में देखो, कैल्शियम में कहां तक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके थे बताओ, कैल्शियम में बताओ, 4s तक, 4s तक भर गया। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन डला है 21 वाला इलेक्ट्रॉन, जो 21st इलेक्ट्रॉन है, जो 21वां इलेक्ट्रॉन है, वो किस में डला है, 4s में या 3d में, 3d। 3d में डला है। अब 3d की पोजीशन क्या है, बोलो वैलेंस है या पेनल्टीमेट है, अल्टीमेट। हाँ पेनल्टीमेट है। तो यही तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है, बोलो डेफिनेशन क्या बनेगी, द एलिमेंट्स इन विच the last electron enters into the क्या बोलो, क्या लिखे आगे, वैलेंस या पेनल्टीमेट, enters into the penultimate, आगे कौन सी सबशेल, 3d। पेनल्टीमेट डी सबशेल। वो तो ये फर्स्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3d है स्कैंडियम से जिंक, इससे अगली जो सीरीज आएगी उसमें 4d आ जाएगा, इसलिए कॉमनली हम d लिख देते हैं, सो कॉल्ड एज द d सबशेल। ठीक है, सो द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट d सबशेल आर कॉल्ड एज द d ब्लॉक एलिमेंट्स। आप उन्हें कहते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स, बोलो आप उन्हें क्या कहते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक हो गया बेटा। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन थी, ये कॉन्फ़िगरेशन थी, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन एज सच जैसे आपको डायग्राम में दिख रही हैं, एज सच आपकी कॉपी के अंदर ये होनी चाहिए, ताकि जो आगे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी टेबल के ऊपर बेस होंगे। अगर आपने ये टेबल ध्यान से समझकर याद कर ली, जैसे लास्ट वाले में देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपकी कॉपर की कॉन्जुगेशन क्यों है, तो इसका आंसर बोलो क्या था, दैट इज अ फुलफिल्ड कॉन्जुगेशन। ये आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे सारी बातें अच्छे से। हम ये मैं आपको भेज दूंगा, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आप पहले से ही माइंड में रखना कि हाँ ये चीजें हमें याद कर ली है। अब एक लास्ट पॉइंट बता दें बस, और फिर हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे आपको। एक टर्म आती है जिसे आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का आखिर मतलब क्या होता है, बताओ बेटा शाबाश।
जब मेटल से नॉन मेटल बनते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, मेटल से नॉन मेटल ट्रांजिट करते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हाँ, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में देखो, ये जो ग्रुप 1 लिखा था, ग्रुप 2 लिखा था, दे आर दी मेटल्स। ये बोलो कौन है आपके? ये मेटल्स हैं आपके, ये मेटल्स थे इधर। और बिल्कुल राइट साइड में देखें, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट बनते हैं वो सारे कौन है? नॉन मेटल है। और बीच में आपके कौन आ गए? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ये पीरियड जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटेलिक करेक्टर से नॉन मेटेलिक के अंदर चेंज हुई, लेकिन हुई किसके थ्रू? थ्रू दीज एलिमेंट, दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन ये तो हो गया एक कॉमन वर्ड कि ये ट्रांजिशन वर्ड आया कहां से। कुछ आई बात समझ? मैंने क्या कहा है? कोई आपसे ये पूछे ये ट्रांजिशन जो वर्ड है ये क्यों यूज किया गया, उसका रीजन तो आपने बता दिया कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 से जब हम आगे पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, बीच में आ गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। मींस मेटेलिक करेक्टर नॉन मेटेलिक में चेंज होता है तो डी ब्लॉक के थ्रू चेंज हुआ। सो दो वी यूज द वर्ड ट्रांजिशन। लेकिन वास्तविकता में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या इसका मतलब तो क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन यूज की जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। सिर्फ वो डेफिनेशन और आपको बता दें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन और आप देख लें। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं द एलिमेंट्स इन, बताओ उसमें क्या होनी चाहिए डेफिनेशन बताओ। इन विच, चेंज इन मेटालिक कैरेक्टर नहीं नॉन वो तो मेटालिक। वर्ड का हो गया, वो तो वर्ड का हो गया कि वो वर्ड आया कहां से, ट्रांजिशन वर्ड आया कहां से। अब बात आ जाती है डेफिनेशन क्या है इसकी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं द एलिमेंट्स इन विच द डी सबशेल, द डी सबशेल इज partially filled, the D subshell is partially filled, partially filled either in their neutral state or in ionic state, or in ionic state are called transition elements। यानी डी सबशेल पार्शली फिल्ड दिखनी चाहिए। अब देखो सारी कॉन्केशन आपके सामने ना, मैंने यही कहा था आपको कि इस चार्ट को आपको क्लियर नहीं करना होता, ये आपके सामने रहना चाहिए। इसी को देख के ही तो आप ये आंसर दे पाएंगे कि कौन ट्रांजिशन है। अब जल्दी से बताओ स्कैंडियम में, स्कैंडियम के अंदर देखो आगे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये कॉन्ग्रेशन लिख रखी है। बोलो डी सबशेल फुलफिल्ड है या नहीं? फुलफिल्ड का मतलब होता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाना। अब बताओ डी सबशेल फुलफिल्ड है या नहीं स्कैंडियम में? बताओ शाबाश जल्दी से। नहीं। हाँ तेज तेज बोलना बेटा। 3D1 है तो ये देखो मैं टिक करता जाऊंगा। देखो दैट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने स्कैंडियम पे टिक कर दिया। टाइटेनियम बताओ जल्दी से। ये भी नहीं है। ये भी इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया क्योंकि डी पार्शियली फिल्ड है। नेक्स्ट बताओ वेनेडियम। ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट। क्रोमियम नहीं है। मैग्नीज नहीं है। उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकेल ऐसे ही चलेगा। मैं 28 की कॉन्ग्रेशन और ये लिख भी देता हूँ, देखो नहीं आपके है। सामने यहाँ पे इसका बनेगा 3D8 और 4s2। अब बताओ शाबाश। आयरन भी नहीं ये भी क्योंकि नहीं है। कोबाल्ट भी नहीं, निकिल भी नहीं, कॉपर बताएं शाबाश। कॉपर भी नहीं है। हाँ कॉपर, कॉपर है। हाँ कॉपर के अंदर देखो फुलफिल्ड हो गया ना डी। लेकिन अब आधी डेफिनेशन ही हाँ। आपने पढ़ी कि इन द न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल के साथ मैंने आगे और क्या लिखा है बोलो डेफिनेशन में? न्यूट्रल स्टेट और इन आयनिक स्टेट। अब आपको एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने की वो ये है कि कॉपर या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है या +2 दिखाता है। कोई आपसे पूछे कॉपर कौन सी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, या तो +1 या +2, ये हमें याद रखनी होती है। तो कॉपर की अगर +1 लिख दे कॉन्जुगेशन, +1 का मतलब क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाना? एक इलेक्ट्रॉन। कॉपर की कॉन्जुगेशन बताओ न्यूट्रल स्टेट में, क्या कॉन्जुगेशन है कॉपर की? देखो उधर से डायग्राम में 3D10 4s1 थी ना, 3D10 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हाँ कर जी। दो बाहर वाली शेल से, बाहर वाली शेल से। बोलो 3D10 कॉन्जुगेशन हो जाएगा। 3D10 बताओ। 3D10 लिख दिया, ठीक है। 4s0 हो गया। और कॉपर +2 की बताओ।
एक इलेक्ट्रॉन और कम करो, बोलो क्या बन जाएगा? 3d9। 3d9 हो गया ना? 3d9। तो अब बोलो क्या देखा आपने इसमें? बताओ इसमें आपने क्या देखा? डी बोलो। +1 ऑक्सीडेशन वाला है। हाँ, जो +2 स्टेट है कॉपर +2 में, डी सबशेल क्या हो गई? पार्शली फिल्ड है। बोलो कैसी है ये? पार्शली फिल्ड। इसीलिए पार्शली फिल्ड। ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। हमने ऊपर लिख दिया था डी सबशेल हमें पार्शली फिल्ड दिखनी चाहिए, या तो न्यूट्रल स्टेट में दिखे, न्यूट्रल में ना दिखे तो आयनिक स्टेट में दिख जाए, किसी भी एक आयनिक स्टेट में। देखो न्यूट्रल स्टेट में तो कॉपर में नहीं दिखी, +1 में भी नहीं दिखी, लेकिन +2 में दिख गई, देखो 3d9। इसीलिए ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जिंक के बारे में बताओ शहबाज। जिंक नहीं है। जिंक तो 3d10 दिख रहा है। अब इसकी स्टेट भी देखो, जिंक जो है जैसे 0 स्टेट में था तो बोलो कॉन्केशन क्या हो गई? 3d10 4s2। कॉपर जिंक जो है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2। अब बताओ +2 में कॉन्केशन क्या बन जाएगी? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन, 3d10 और 4s0। लेकिन यहाँ पे तो डी बिल्कुल फुल फिल्ड है, मतलब जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? एग्जाम में पूछ ले तो। क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड नहीं है। पार्शली फिल्ड? क्या पार्शली फिल्ड नहीं है उसका बताओ, पूरा बोलो। क्योंकि उसकी डी सबशेल डी पार्शली ऑर्बिट। फिल्ड नहीं। ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, डी सबशेल बोलेंगे। देखो जो डी सबशेल है, सबशेल में ये 5 ऑर्बिटल हैं। आप गलत मत बोल देना कभी, शेल को सबशेल बोल दो, सबशेल को ऑर्बिटल बोल दे। जो गोल गोल सर्कुलर पाथ होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो शेल होती है। शेल में जो एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, ये सब शेल होती है। जैसे डी इज ए सब शेल। अब डी सब शेल में जो 5 बॉक्स दिख रहे हैं, दीज आर दी ऑर्बिटल्स। तो हम पूरी डी सब शेल की बात कर रहे हैं। तो डी सब शेल पार्शियली फिल्ड नहीं है। इन द जिंक द डी सब शेल इज नॉट partially filled. D subshell is full filled in both neutral state and the ionic state. ऐसे पूरा जवाब लिखेंगे आप कि, बोलो क्या लिखेंगे? The D subshell is full filled. It is not partially filled in both बोलो आगे। आयनिक और न्यूट्रल स्टेट। हाँ, इन both neutral and the ionic state। पहले न्यूट्रल लिखेंगे, पहले आयनिक मत लिख देना, क्योंकि पहले कोई चीज न्यूट्रल होती है उसी के बाद तो आयनिक बनती है। तो वो भी टीचर को जब एग्जाम में आपकी कॉपी चेक की जाती है तो वो देख लेते हैं कि बच्चे ने समझ से लिखा या नहीं लिखा, वो सोचेगा उसने क्रैम करके लिखा है। तो ये आपके डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हो गया। अब आप हमें बस ये बता दें लास्ट में, क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट मिले आपको? स्कैंडियम से जिंक तक 10 एलिमेंट थे ये, तो क्या सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? नहीं है, सिर्फ 9 एलिमेंट थे जो आपके ट्रांजिशन थे। स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट आती है कई बार एग्जाम में कि all the d block elements are not the transition element but all the transition element are d block elements, justify the statement, ऐसे करके। तो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे अभी आपके सामने लेके दिखाए, और फिर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। ठीक हो गया ना? जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है वो तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ही। देखो जो 9 एलिमेंट है, ये 9 एलिमेंट्स कॉपर तक, ये तो सारे ट्रांजिशन है प्लस डी ब्लॉक भी है। लास्ट वाला जिंक सिर्फ डी ब्लॉक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आगे बेटा बात समझ में यहां तक? हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम कराएंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप पूछ ले मेरे से। नहीं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू।